आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट जो टेरिडोफाइट्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारे इस यूनिवर्स में एंजियोस्पर्मिक जैसे डेवलप प्लांट सीड जैसी चीजें बनाने, जैसे कि आप गेहूं चावल सबके सीड खाते रहते हो, तो वो सीड के फॉर्मेशन की सीड के इवोल्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने पढ़ा था कि जब हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो वहां पे किस चीज का इवोल्यूशन हुआ था, वहां पे इवोल्यूशन हुआ था एम्ब्रियो का। वहां पे सबसे पहले एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर बने थे। जब हमने टेरिडोफाइट्स स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि वहां पे सबसे पहले वैस्कुलर सिस्टम बने थे जिसकी शुरुआत हमने देखा था कि मॉसेस में ही हो गई थी। वहां पे हाइड्रोम और लैप्टोम जैसे स्ट्रक्चर बनने लगे थे जो कि कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो डेवलप टाइप के नहीं थे। उसके बाद टेरिडोफाइट्स में जब वैस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड हुआ फिर भी वहां पे कुछ कमियां थी, लाइक कैम्बियम नहीं प्रेजेंट था, वहां पे सिर्फ कंपेनियन सेल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट थी, तो वो सारी कुछ कमियां थी। और उसके साथ साथ हमारा जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे किस चीज का डेवलपमेंट होगा, वहां पे डेवलपमेंट होगा सीड का। वहां पे किस चीज का डेवलपमेंट होगा, सीड का। तो सीड का डेवलपमेंट जो हुआ वो जिम्नोस्पर्म में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कहां पे हो चुकी थी, इसकी शुरुआत हो चुकी थी टेरिडोफाइट्स में ही। टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। मेनली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन 5 स्पीसीज या 5 जीनस ऐसे होते हैं जो कि 9 जीनस ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोस्पोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। हेट्रोस्पोरी में क्या होता है, हमने पहले ही देखा था कि हेट्रोस्पोरी में जो हमारे सीड बनते हैं, कह सकते हैं हमारे जो स्पोर्स बनते हैं वो दो डिफरेंट टाइप के बनते हैं। पहले टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज के होते हैं जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, और दूसरे जो स्पोर्स होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं जिसे हम लोग मेगास्पोर्स कहते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले देख ली थी। माइक्रोस्पोर जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं पे मेगास्पोर जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, वहीं पे मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। अब यही बात हमने जब और इसमें और एडवांसमेंट होती गई तो क्या हुआ कि हेट्रोस्पोरी से ही हमारे जो है डायोशियस प्लांट वगैरह बनने लगे कि जो है कि मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग, मेल स्पोर्स अलग, फीमेल स्पोर्स अलग, और इन्हीं के यूनियन से इन्हीं के बाद में आगे चल के जो है कि सीड जैसी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। तो हेट्रोस्पोरी जो कह सकते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज है सीड फॉर्मेशन का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेट्रोस्पोरी की फॉर्मेशन कब, मतलब कि इवोल्यूशन कब हुई, क्या क्या ऐसे कंडीशन रही, क्या क्या ऐसे चेंजेस जो टेरिडोफाइट्स में हुए जिसकी वजह से हेट्रोस्पोरी आई, उन चेंजेस क्या उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट्स हुआ, क्या उसके उनको मतलब उनको क्या एडवांटेज उनको मिला, कैसी कंडीशन में वो सर्वाइव करते थे, और उसके बाद क्या क्या हमको एविडेंस मिले हैं, जैसे कुछ पैलेओबॉटनिकल एविडेंसेस मिले हैं, कुछ जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मिले। तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंस ने हमने जो है कि गैदर किया है जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि हेट्रोस्पोरी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेट्रोस्पोरी क्या होता है। हेट्रोस्पोरी क्या होता है, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, स्पोर का मतलब होता है स्पोर्स। तो जब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये हेट्रोस्पोरी है। तो हेट्रोस्पोरी क्या दिया है कि पहले हम लोग को एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि मैंने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इसमें लिखा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ यही चीजें लिखी गई हैं कि जो हमारे पास स्पोर्स होते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स सेम साइज के होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जो स्पोर्स बनते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, मॉर्फोलॉजी भी उनकी सेम होती है। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर सेम टाइप के स्पोर बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये होमोस्पोरस है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, होमोस्पोरस है। और वहीं कुछ एडवांस जो क्लासेस हैं, एडवांस जो ग्रुप है टेरिडोफाइट्स की, उनमें 2 डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनते हैं। पहला ग्रुप के जो बड़े साइज के स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं मेगास्पोर्स, और जो छोटे साइज के स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स आगे चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाता है या फीमेल गैमेटोफाइट्स को बनाता है, वहीं पे माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है, एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं। पेन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ब्लैक कलर, रेड कलर यूज करके देखते हैं। Most of the pteridophytes produce only one kind of the spores, is that they are homosporous. Most of the जो pteridophytes होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के स्पोर बनाते हैं जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। बट लेकिन
सम टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिनका क्या होता है डिफरेंट इन साइजिंग, मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन साइज में। द स्मॉलर स्पोर आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स एंड लार्जर वन कॉल्ड द मेगास्पोर। जो छोटे साइज के होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं उनको मेगास्पोर कहते हैं। उसके बाद क्या है, दे आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया रिस्पेक्टिवली। जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनका फॉर्मेशन कहां होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, और जो मेगास्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कहां होता है, मेगास्पोरेंजिया में। मतलब कि जहां पे इनका फॉर्मेशन होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, अगर माइक्रोस्पोर बन रहा है तो उसको कह देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर मेगास्पोर बन रहा है तो कह देंगे मेगास्पोरेंजिया। आगे क्या है, द डिफरेंट इन साइज ऑफ ए स्पोर इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन। ये जो स्पोर की जो साइज डिफरेंट है वो उनके फंक्शन में भी चेंज करती है। क्या चेंज करती है, द माइक्रोस्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। जो छोटे वाले स्पोर्स है, जो माइक्रोस्पोर्स है, वो जर्मिनेट करेंगे और मेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। वहीं पे जो मेगास्पोर्स हैं वो क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। वहीं पे क्या है, जो बड़े वाले हैं, जो मेगास्पोर्स हैं, वो फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इनके साइज में डिफरेंस होने की वजह से मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद क्या है, दस द डिफरेंट ऑफ द साइज ऑफ स्पोर इज रिलेटेड टू सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट्स। मतलब कि इनका छोटा होना या बड़ा होना इनके सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर बड़े साइज के हैं तो मेगा मतलब कि फीमेल बनेगी, अगर छोटे साइज के हैं तो माइक्रो मतलब कि मेल बनेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नॉर्मली टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन एडवांस ग्रुप में हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस में क्या होता है, दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजिया में होता है। माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, और फीमेल जो मेगास्पोरेंजिया है वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। आगे क्या दिया है कि द फिनोमिना प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर डिफरिंग इन साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। एक ही प्लांट में दो अलग अलग टाइप के स्पोर जो कि एक दूसरे से साइज में डिफर करते हैं, ऐसे स्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी। बात समझ में आ गई। अब क्या दिया है, द हेटेरोस्पोरी इज नोन इन 9 जनरा। द हेटेरोस्पोरी को जो है कि हेटेरोस्पोरी जो है 9 जनरा में डिनोट किया गया है, जो कि एडवांस ग्रुप है, टेरिडोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिलेजुनेला है, आइसोचीट है, स्टाइलिट्स है, मार्सेलिया है, प्यूलारिया है, रिजुनेडियम है, एजोला है, साल्विनिया है। इस तरीके से आपको कुछ जो है कि और भी ये जो है कुछ जो है ग्रुप है, और लास्ट में आपको क्या है, प्लेटिजोनम्स है, जो कि आपके हेटेरोस्पोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हेटेरोस्पोरी होता क्या है ये तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या है कि आपको क्या पढ़ना है कि ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी क्या है। ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी क्या है, यहां पे देखिए ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या है, अ डिटेल स्टडी ऑफ हेटेरोस्पोरस फॉर्म, पेन ले लेते हैं। उसके बाद अ डिटेल स्टडी ऑफ हेटेरोस्पोरस फॉर्म हैज रिवील्ड दैट हेटेरोस्पोरी ओरिजिनेटेड ड्यू टू रिडक्शन द नंबर ऑफ स्पोर विद इन द स्पोरेंजिया। अब अगर हम लोगों को पढ़ना पड़े कि ओरिजिन कहां से हुई हेटेरोस्पोरी की, अभी तक एल्गी से पढ़ते हुए आ रहे थे, एल्गी ब्रायो सब में, लोअर टेरिडो में भी हमने देखा कि जो स्पोर्स थे वो होमोस्पोरस थे। अभी तक हमको हेटेरोस्पोरस की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या ऐसी आफत आन पड़ी कि प्लांट को हेटेरोस्पोरी करनी पड़ी, अलग अलग स्पोर्स बनाने पड़े, ऐसी क्या दिक्कत पड़ी उसको। तो इसके लिए जब हमने डिटेल स्टडी की तो हमको क्या पता चला कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोरेंजिया थी, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया थी। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पे 100 सेल्स थी, मान लो इस तरीके से यहाँ पे 100 सेल्स थी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब इसमें से मान लो कि 50 सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। 50 सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो कुछ सेल्स को क्या होगा कि कुछ सेल को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। जब जैसे कि मान लो आपके घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और कमाने वाला 1 लोग हैं, लेकिन अगर वहीं किसी फैमिली में 1 लोग उतनी ही सैलरी पे कमाते हैं और खाने वाले 5 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू में, दोनों के ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही ना। 10 लोगों का पेट भरना ही बहुत बड़ी बात होगी, और 5 लोगों का अगर वो लोगों का अच्छी तरीके से सर्वाइवल हो पाएगा। तो ये एक मेन रीजन है कि जब हमारा स्पोरेंजिया डेवलप कर रहा था तो बहुत सारे नंबर ऑफ जो हमारे पास स्पोर्स थे उनका क्या हो गया, डेथ हो गया।
बहुत सारे जो स्पोर्स थे उनका क्या हो गया, डेथ हो गया, रिडक्शन हो गया, नंबर कम हो गया, तो चांसेस बढ़ गए। किसी स्पोर्ट्स को ज्यादा न्यूट्रिशन मिला, किसी स्पोर्ट्स को कम न्यूट्रिशन मिला, तो जिसको कम न्यूट्रिशन मिला उनको कहा गया कि इनकी, अब किसी को कम खाना पीना मिलेगा तो बेचारे को कुपोषण होगा ही, और कुपोषित होगी तो शरीर छोटी होगी ही। तो अगर कम न्यूट्रिशन मिलता है जिस स्पोर को, तो वो स्पोर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। और वहीं पे वो स्पोर जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता है, प्रॉपर सर्वाइवल में अपना बेस्ट रहता है, अच्छे से उसको उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है, वो आगे चल के मेगास्पोरेंजिया बनाता है। तो ये बात हमको कंप्लीट डिस्कशन के बाद पता चली। उसके बाद क्या दिया है, व्हेन ऑल द स्पोर इन द स्पोरेंजियम आर फंक्शनल देयर इज द ग्रेटर कंपटीशन फॉर द न्यूट्रिशन। वही चीज यहाँ पे समझाई गई, अगर रिडक्शन हुआ तो हेट्रोस्पोरी बनी। तो पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब सारे के सारे स्पोर जो हैं, जो सारे के सारे जो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर हैं वो अगर फंक्शनल रहेंगे तो सबको न्यूट्रिशन चाहिए, तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। और अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो लिमिटेड ऑफ फूड सोर्स हो जाएगा, फूड की जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, लिमिटेड फूड सप्लाई होगी, जिसकी वजह से उनका जो साइज होगा वो रिमेन शॉर्ट होगा, स्मॉलर होगा, और जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर हमारा जो स्पोरेंजिया है वो जब डेवलप कर रहा है, अगर उसके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी और उसमें जो सारे सेल्स होंगे वो एक्टिव होंगे, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा। कंपटीशन जहां पे भी ज्यादा होगा तो वहां पे सबकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। और वहीं पे अगर वहीं पे अगर स्पोर का रिडक्शन हो जाता है तो वहीं पे अगर स्पोर का रिडक्शन हो जाता है तो वहां से क्या होगा कि हमारा जो स्पोर है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, और वहां पे मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों चीजें बनेंगी। सो सॉरी यार। On the other hand, if some spore mother cell in the sporangium disintegrate during development, the remaining one cell gets sufficient nutrition for their development, consequently increase their size and megaspores are formed. वहीं पे अगर फूड की सप्लाई लिमिटेड होगी तो मेगास्पोर्स बनेगा, और वहीं पे अगर सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा तो वहां पे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। The above interpretations of the origin of heterospory receive support from the Perinobotical। अगर हमने जो है कि अलग अलग तरीके से हमको क्या मिला है, अलग अलग तरीके से हमने स्टडी करके इस बात को प्रूफ किया है कि फूड की सप्लाई एक मेजर सोर्स है हेट्रोस्पोरी के डेवलपमेंट में। तो इसको देख लेते हैं। यहां पे देखिए Perinobotical evidence of the heterospory। यहाँ पे क्या है, it has been suggested that the heterospory arises due to the degeneration of some spores in a few sporangia as more nutrition become available to less number of spores। मतलब कि जब हमने Perinobotical, मतलब कि जब हमने जो है कि वहाँ पे फॉसिल्स वगैरह की स्टडी की, तब हमको पता चला कि अगर जब फूड की स्कैरसिटी थी, जब न्यूट्रिशन की स्कैरसिटी थी, तो वहाँ पे मेनली जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा था। वही चीज आगे दी गई है कि Perinobotical जो एविडेंसेस हैं, जो हमें एविडेंस मिले हैं, उसके हिसाब से जो मोस्ट अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स थे वो क्या थे, होमोस्पोरस थे। जो स्टार्टिंग में वेस्कुलर प्लांट बने थे, मतलब जो प्रिमिटिव जो है कि टेरिडोफाइट्स है वो होमोस्पोरस थे। लेकिन और बहुत सारे हमको जो लेट डेवोनियन पीरियड के जो हमें वो मिले हैं, लेट डेवोनियन पीरियड के हमें जो फॉसिल्स मिले हैं जो कि कार्बोनिफेरस के कह सकते हैं, वो क्या है, हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस जो है कि वो इवॉल्व हुए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जो है कि हमें जो है फॉसिल्स प्लांट में भी वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसमें बस यही कहा गया कि Perinobotical जब हमने स्टडी की थी तो हमको वहां पे भी ऐसे चीजें देखने को मिली थी कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया जैसी चीजें वहां पे भी एग्जिस्ट करती थी। जो हमें एविडेंस प्रिमिटिव कंडीशन में मिला था होमोस्पोरी का, मतलब कि जो हमें प्रिमिटिव जो है टेरिडोफाइट्स मिले थे, जो हमें डेवोनियन पीरियड के मिले थे, उनमें जो है होमोस्पोरस देखने को मिल रहा था। और वहीं पे जो हमें कार्बोनिफेरस की या फिर लेट डेवोनियन पीरियड के जो हमें स्पोर्स फॉसिल्स मिले थे, वहां पे हमने जो स्पोरस देखा था वो हेट्रोस्पोरस था, जो कि एडवांस कैरेक्टर को डिनोट करता है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हमको क्या दिया है कि हमको डेवलपमेंटल स्टडी से कैसे एविडेंस मिले हैं, मतलब कि जब होमोस्पोरस की डेवलपमेंट होती है, जब हेट्रोस्पोरस की डेवलपमेंट होती है, तो उससे हमको क्या क्या एविडेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे दिया है डेवलपमेंटल स्टडीज द टेरिडोफाइट्स पर्टिकुलर द इवेंट दैट टेक ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोसाइट मियोसिस मैच्योरेशन ऑफ द स्पोर्स। मतलब कि जो कंप्लीट आपका डेवलपमेंट हो रहा है टेरिडोफाइट्स की, उसकी अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। उससे हमको डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो है कि
माइक्रोस्पोरेंजिया जो है कि वो मियोसिस में जाती है और वहां पे जो है कि लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर बनते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपने एंजियोस्पर्म में पढ़ा होगा तो वहां पे जब मेल गैमेट्स बनता है तो एक गैमेट अगर फ्यूज मतलब कि एक स्पोर अगर डिवाइड करता है तो उससे 4 स्पोर्स बनते हैं, उससे जो है 4 स्पोर्स बनते हैं और चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो ये जब रिप्रोड्यूस करती है तो यहाँ पे 4 बनाती तो मियोसिस के थ्रू 4 ही है, लेकिन 3 क्या है, 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 क्या है डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही जो है आगे चलता है। तो जब 4 की जगह एक को न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी डेवलपमेंट तो ज्यादा होगी ही ना। तो वही कंडीशन जैसे जैसे डेवलप हुई कि मेगास्पोरेंजिया में जो भी सेल्स बनते थे उनमें मोस्ट ऑफ द सेल्स का जो है रिडक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से एक ही सेल बचती थी या कुछ नंबर में सेल कम बचती थी जिनका ग्रोथ उनको न्यूट्रिशन की सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से हो पाती थी, इसलिए उनकी साइज बड़ी होती थी और वहां से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता था। जब हमने डेवलपमेंटल स्टडी की तब हमको ये बातें पता चली। मार्सिलिया वगैरह का भी बहुत सारा एग्जांपल दिया जाता है कि मार्सिलिया में जो है कि वहां पे जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या है कि 64 जो सेल्स माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो डिवीजन के बाद फंक्शनल होते हैं। मतलब कि जो हमारा मार्सिलिया है यहाँ पे मान लो कि हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया था, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में डिवीजन किया जब स्पोर ने तो वहां पे क्या, जब उसमें डिवाइड हुआ तो 64 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ और हर माइक्रोस्पोर क्या है फंक्शनल हो गया। लेकिन वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 64 स्पोर्स फॉर्म तो हुए, मतलब डिवीजन कर करके 64 स्पोर्स फॉर्म तो हुए, लेकिन कोई एक ही मेगास्पोर जो है फंक्शनल हुआ, बाकी के सारे डिजेनरेट हो गया। मतलब कि मार्सिलिया में जो था वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 64 माइक्रोस्पोर बने। एक हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम थी जिसके अंदर जो है कि 64 हमारे पास स्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर्स। अब इन 64 माइक्रोस्पोर्स को आगे चल के हमको 64 जो है स्पोर्स में डेवलप करना है, 64 जो है माइक्रोस्पोर्स में डेवलप करना है। तो इनको डेवलप करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू कि अगर हमारे पास कोई स्पोर्स है जिसमें 64 सेल्स है, अब इसमें से 63 जो है वो खत्म हो जाए और कोई एक हार्डली एक जो है वो आगे चले और उसको स्पोर बनाना हो तो उसको खाना पीना ज्यादा मिलेगा ना, उसको सारी फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो सिंगल है, जितना न्यूट्रिशन सब उसका अपना है। जैसे कि किसी मान लो कोई पिता है जिसके 4 बच्चे हैं, अब उसकी डेथ के बाद उसकी जो खेत का हिस्सा, उसकी जो विरासत होगी वो 4 में बटेगी तो उनको कम कम मिलेगा। वहीं पे मान लो कि उस इंसान का कोई एक भाई था जिसके सिर्फ एक ही लड़के थे, तो उसको क्या है कि उसको मतलब कि उसको ज्यादा विरासत में मिलेगी चीजें क्योंकि उसका जितना है सब उसका अपना है। तो उसी तरीके से मार्सिलिया में भी है, 64 को डेवलप करने के लिए थोड़ा थोड़ा भी अगर देंगे तो 64 को देना पड़ेगा। वहीं पे 64 में से 63 जो है 63 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो ये तो मोर इजी है ना, तो इसको प्रोवाइड करना बहुत आसान होता है और यहाँ पे मेगास्पोर की साइज बढ़ जाती है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में सबसे लास्ट वाला जो इवेंट्स है सबसे लास्ट वाला जो इवेंट्स है वो क्या है, एविडेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से हमको क्या पता चला, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से हमको ये पता चला कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो न्यूट्रिशन आराम से खाना वाना बना लेता है टेरिडोफाइट्स, तो वहां पे मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो वहां पे मेगास्पोर्स की जगह माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। अब इस बात को प्रूफ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे दिया गया है experimental studies on Silaginella and Marsilia suggest that न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं मेनली गवर्न द हेट्रोस्पोरी। यही हेट्रोस्पोरी को मेनली क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती है, यही उसको कंट्रोल करती है। कैसे, अंडर कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा एंड द photosynthetic activity of Silaginella was related to produce microsporangia due to low photosynthesis activity। अगर photosynthesis की एक्टिविटी कम होगी, न्यूट्रिशन बिकम अ लिमिटेड फैक्टर, न्यूट्रिशन जो है वो एक लिमिटेड फैक्टर की तरह बिहेव करेगा एंड स्पोर कुड नॉट, और जो है कि वहां पे स्पोर जो है ग्रो इन साइज, स्पोर कुड नॉट ग्रो इन साइज, स्पोर का डेवलपमेंट उनकी साइज में ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंडर सच कंडीशन ओनली माइक्रोस्पोर वार प्रोड्यूस, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और वहीं पे अगर न्यूट्रिशन की जो है कि डेफिशिएंसी नहीं होगी, लो लाइट इंटेंसिटी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस कम नहीं होगा, तो वहां पे हमारा जो स्पोर है उसकी साइज में वृद्धि होगी, वो साइज में बड़ा होगा, जिसकी वजह से किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास मेगा स्पोर्स बनेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। वेयर इज, हाँ यहां पे है
इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। अब हेटेरोस्पोरी का इवोल्यूशन हुआ है जिससे कि आगे चल के सीड हैबिटेट जैसी चीजें देखने को मिली हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि हेटेरोस्पोरी एक्सप्रेस सेक्स डिटरमिनेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। मतलब कि अभी तक क्या था कि एक ही प्लांट था, उसको हम लोग देख के नहीं बता पाते थे कि ये मेल प्लांट है कि फीमेल प्लांट है, ये मेल गैमेट बनाएगा कि फीमेल गैमेट बनाएगा। अभी तक हमको ऐसी चीजें नहीं पता चली थी। लेकिन अब माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया से जो डेवलपमेंट हो रहा था, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर से जो प्लांट बन रहा था, तो माइक्रोस्पोर है तो इसका मतलब कि यहाँ पे मेल गैमेट बनेंगे, मतलब ये मेल प्लांट की तरह बिहेव करेगा। और वहीं पे जो हमारा मेगास्पोरेंस था वहां से जो है कि हमारा मेगास्पोर बनता वो फीमेल प्लांट की तरह बिहेव करता। तो उसी बात से हमें पता चलता है कि क्या हेटेरोस्पोरिक एक्सप्रेस सेक्स डिटरमिनेशन कैपेसिटी, हमने पेन नहीं लिया है, ओके। हेटेरोस्पोरिक एक्सप्रेस सेक्स डिटरमिनेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, मतलब किसी के द्वारा हमें सेक्स डिटरमिनेशन की कैपेसिटी मिली। इन होमोस्पोरस स्पीसीज, अगर हम होमोस्पोरस स्पीसीज की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स टेक्स प्लेस इन द गैमेटोफाइट स्टेज, वेयर एज इन हेटेरोस्पोरस स्पीसीज द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द स्पोर्स रिलेटेड ऑफ द सेक्स द गैमेटोफाइट्स। मतलब कि अगर हम होमोस्पोरस स्पीसीज की बात करें, जो टेरिडोफाइट्स की होमोस्पोरस स्पीसीज है, तो वहां पे हमको पता चलता है कि जब गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं, जब मेल गैमेटोफाइट्स फीमेल गैमेटोफाइट्स बन जाता है, उसके बाद हमको पता चलता है कि कौन सा मेल गैमेटोफाइट्स है, कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट्स है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करके। लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्पोर बना वैसे ही हमको पता चल जाता है कि अब मेल क्या बनेगा, फीमेल कौन सा बनेगा। तो हमको सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प मिली। उसके बाद क्या है, जो है कि यही चीज यहाँ पे दिया है कि इन द हेटेरोस्पोरस फॉर्म सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट्स कैन बी प्रेडिक्टेड एट द स्पोर स्टेज। हमें गैमेटोफाइट का जो स्टेज है, जो सेक्स है, वो हमको स्पोर स्टेज में ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट जो है पेन ले लिया जाता है। The development of the female gametophyte start while the megaspore is still inside the megasporangium। जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है उसका डेवलपमेंट तभी स्टार्ट हो जाता है जब हमारा मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब जैसे मेल हमारे ह्यूमंस में जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि जब एक फीमेल अपनी माँ के फीटस के अंदर होती है, जब एक फीमेल अपनी माँ के फीटस के अंदर होती है, तभी उसकी ओवरी में, फीमेल की ओवरी में बहुत सारे जो है एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी कुछ स्टेजेस, मतलब कि मियोसिस की कुछ स्टेज जो है वो जब लड़की अपनी माँ के फीटस के अंदर होती है तभी बनना स्टार्ट हो जाता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हर महीने एक एग निकलता है, उस एग का बनना हमारे जो फीमेल की बॉडी में जो गर्ल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जो फीटस स्टेज में एक लड़की है, तभी स्टार्ट हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन में जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स है उसका डेवलपमेंट तभी स्टार्ट हो जाता है जब हमारा मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है, तभी। मतलब कि अभी धरती पे आया नहीं था, प्लानिंग जो है कि आगे की स्टार्ट हो चुकी है। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती है, बहुत पहले से प्लानिंग करती रहती हैं। तो उसके बाद क्या है, सेम इज ट्रू ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ऐसा ही माइक्रोस्पोर्स के साथ भी होता है। दे आल्सो जर्मिनेट इनटू द मेल गैमेटोफाइट्स। लड़के भी कभी कभी मेल अंदर ही जर्मिनेशन कर लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, कभी कभी वो भी स्मार्ट हो जाते हैं। व्हाइल दे आर स्टिल इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, जस्ट जोकिंग। ऐसा जो है बायोलॉजिकल फिनोमिना है कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर स्टेज पे अरेस्ट कर दिया जाता है। और जब फीमेल जो है 12-13 साल की हो जाती है, जब उसकी फिजिकल ग्रोथ हो जाती है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक बच्चे को अपने जो है यूट्रस में कंसीव कर सके, उसके बाद जो है मेंस्ट्रुएशन वगैरह स्टार्ट होती है। और जो है कि उसके बाद से उसमें से एक एक एग को मैच्योर किया जाता है और जो है वो रिलीज होता है हर मेंस्ट्रुएशन में। तो यहाँ पे क्या दिया है कि माइक्रोस्पोर में भी ऐसी चीजें होती हैं। हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय इकोलॉजिकल फैक्टर्स एज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोइंग गैमेटोफाइट्स। अब यहाँ पे क्या बात आती है, जैसे देखिए, अगर हम ह्यूमंस के बच्चे जो पैदा होते हैं उसी टाइम हमारे माँ बाप हमारी केयर करना छोड़ दें, हमारे माँ बाप हमको पैदा करके रोड के किनारे छोड़ दे, तो क्या हम अपना सर्वाइवल कर पाते हैं? नहीं। मे बी कोई अगर हमको थोड़ा बहुत केयर दे दे, थोड़ा बहुत खाना पीना दे दे, तो मे बी हम सर्वाइव कर सकते हैं। वो भी कुछ ईयर के बाद, लाइक हम 5-7 साल के हो जाते हैं, अपने आप से चलना फिरना, दौड़ना भागना
आ जाता है, उसके बाद अगर हम रोड किनारे सर्वाइव करना चाहें तो मे भी किसी तरीके से हम खा पी के सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पेरेंटल केयर मिलती है तो हमको ये सारे फैक्टर्स, धूप, धूल, पसीना, ये बारिश, ये सारी चीजों से हमारे पेरेंट्स हमको सेव करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि जितने भी एडवांस कैरेक्टर आप देखते जाएंगे, चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, तो उनमें क्या होगा कि उनमें जो है, जो छोटा बेबी होगा उसके डेवलपमेंट की बहुत हद तक स्टेजेस पे उसके पेरेंट उसकी टेक केयर करते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन में तो हाई लेवल ऑफ पेरेंटल केयर मिलता है। आप बुढ़े हो जाएंगे, जॉब पे जाते रहेंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब पर भी आपकी मम्मी कॉल करेंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो भी एक तरीके का पेरेंटल केयर ही है। तो यहाँ पे अगर जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है या मेल गैमेटोफाइट्स है, उसका डेवलपमेंट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब वो रिलीज होगा तो उसकी कुछ डेवलपमेंट हो गई रहेगी, और कुछ डेवलपमेंट अगर हो गई रहेगी तो वो अपने एनवायरमेंट में आसानी से फिट हो पाएगा एज कंपेयर टू वो गैमेटोफाइट जो बाहर निकलने के बाद जर्मिनेट होते हैं। पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेंगी हमारे सक्सेसफुल जर्मिनेशन की और उनके जो है कि सक्सेसफुल सर्वाइवल की। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेटेरोस्पोरी का। जैसे कि आपने कुछ ऐसे सीड के बारे में सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं विविपैरस प्लांट्स। विविपैरस प्लांट में क्या होता है कि जो सीड बनते हैं ये मोस्टली वहां पे होता है जो प्लांट जो है लवड़ी इलाके में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा वगैरह में जो प्लांट मिलते हैं, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही जब सीड बन जाता है तो वो सीड जर्मिनेट हो जाता है। थोड़ा सा पार्ट रूट का, थोड़ा सा पार्ट शूट का बन जाता है, उसके बाद वो इस एरिया में गिरता है ताकि आसानी से उनका जर्मिनेशन हो जाए, नहीं तो वो पानी में बहते बहते पता नहीं कहां चले जाएंगे और उनका जर्मिनेशन, उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्लांट बॉडी के ऊपर ही उनका जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसी तरीके का एक एग्जांपल वहां पे भी देखने को मिलता है। थर्ड में क्या है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अ सीड हैबिट इज दैट द मेगास्पोर रिटेन्ड बाय द पेरेंट्स आफ्टर इवन द फर्टिलाइजेशन द इंश्योर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एम्ब्रियो जैसे स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर से सीड जैसी चीजों का फॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल सीड नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीड हैबिटाट्स क्या होता है, किस तरीके से सीड बनता है और क्या डिफरेंस होता है एक रियल सीड में और एक टेरिडोफाइट्स में जो सीड लाइक स्ट्रक्चर बने थे उसमें। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्पोरी देखा कि हेटेरोस्पोरी क्या होता है। तो आपको समझ में आया हो कि हेटेरोस्पोरी क्या होता है कि पहले होमोस्पोरस बनते थे, फिर जो है स्पोर की साइज में डिफरेंस हुआ, साइज में डिफरेंस होने की वजह से मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बने। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बनने की वजह से क्या हुआ कि मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स कौन से वाले स्पोर्स बनेंगे इसके बारे में हमको पहले से पता चलने लगा। ये इकोलॉजिकल जो इनके अडेप्टेशन थे या फिर इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स थे उनको उनसे अपने आप को ज्यादा बचा पाते थे, वो अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे, ये बेनिफिट था। एम्ब्रियोला के स्ट्रक्चर बनने लगे। तो ये सारे और कुछ हमने एविडेंसेस देखे, पैलिनोबॉटिकल एविडेंसेस हमने देखे, एक्सपेरिमेंटल देखे कि किस तरीके से जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस किस तरीके से डेवलपमेंट और स्टडी की, तब हमें पता चला। तो इस तरीके से हेटेरोस्पोरी में सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी चीजें लिखनी थी। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाला है, जो बहुत हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग पक्का प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स बना के रिविजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।